इस क्लास में कोई ऐसा जो सवाल को सोल्व कर सकता है? मुझे पता ही था तुम लोगों में से किसी की इतनी औकात नहीं है मेरे इस सवाल को सोल्व कर सके। मैं इस सवाल को सोल्व कर सकता हूं सर। तेरी औकात है क्या इस सवाल को सॉल्व करने की? अगर तूने इसे सॉल्व कर दिया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। शहर का सबसे प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स कॉलेज, बड़ी इमारतें, एसी क्लासरूम, महंगी कारों में आते अमीर बच्चे। इसी कॉलेज में आज एक नया छात्र दाखिल हुआ, 17 साल का आर्यन। फटी जीन्स, सस्ती चप्पल, पुराना बैग। वह चुपचाप क्लास के आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। आसपास के अमीर बच्चों ने उसे देखकर फुसफुसाना शुरू किया। यार ये कौन है? देखो तो इसके कपड़े। लगता है किसी गरीब बस्ती से आया है। पता नहीं इसको यहाँ किसने एडमिशन दे दिया। आर्यन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी डायरी खोलकर बैठ गया। तभी क्लास में एक तेज आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग क्लास। सभी बच्चे चुप हो गए। अंदर आए प्रोफेसर विक्रम शर्मा, 45 साल, सख्त चेहरा, हाथ में चौक और डस्टर। वह कॉलेज के सबसे सीनियर मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे, लेकिन साथ ही सबसे घमंडी भी। उन्हें अपनी योग्यता पर इतना घमंड था कि वो अक्सर छात्रों को नीचा दिखाते थे। प्रोफेसर शर्मा ने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर एक लंबा जटिल गणित का सवाल लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने घूमकर क्लास की तरफ देखा और घमंड से मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, ये सवाल मैंने पिछले हफ्ते एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पूछा था। वहां के 3 पीएचडी होल्डर्स इसे सॉल्व नहीं कर पाए। किसकी औकात है इसे सॉल्व करने की? क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी ने हाथ नहीं उठाया। प्रोफेसर शर्मा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तुम लोग अभी बच्चे हो। चलो मैं खुद सॉल्व करके दिखाता हूं। वह चौक लेकर बोर्ड की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी पीछे की बेंच से एक हाथ उठा। सबने पीछे मुड़कर देखा। आर्यन खड़ा था। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, सर, मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। पूरी क्लास में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे हंसी की आवाजें आने लगीं। प्रोफेसर शर्मा ने चौंकर आर्यन को देखा। फिर उनके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। ओह, तो तुम हो नए लड़के? पहले दिन और इतना ओवर कॉन्फिडेंस? बेटा, ये सवाल तुम्हारे बस का नहीं है, बैठ जाओ। लेकिन आर्यन डटा रहा। सर, मैं कोशिश तो कर सकता हूं। प्रोफेसर शर्मा को गुस्सा आ गया। उनके घमंड को ठेस लगी थी। सुनो बच्चे, इस सवाल को आज तक बड़े बड़े प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर पाए। पीएचडी करने वाले हार गए, और तुम जो आज पहले दिन आए हो कह रहे हो कि सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आओ। अगर तुमने इसे सॉल्व कर दिया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। पूरी क्लास में जोर की हंसी गूंज गई। यार, ये पागल हो गया है क्या? गरीब है, कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, और प्रोफेसर शर्मा को चैलेंज कर रहा है। इसे तो पता भी नहीं होगा कि प्रोफेसर शर्मा कौन है। लेकिन जो किसी को नहीं पता था वो यह था, आर्यन कोई साधारण लड़का नहीं था। स्कूल के दिनों से ही वह मैथमेटिक्स में जीनियस था। उसने राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं जीती थीं, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के साथ फोटो खिंचवाई थी, और सिर्फ 15 साल की उम्र में एक गणित की किताब भी लिख चुका था। लेकिन गरीबी की वजह से उसे कभी पहचान नहीं मिली। इस साल उसे स्कॉलरशिप मिली थी, इसीलिए वह इस महंगे कॉलेज में आ पाया था। आर्यन शांति से उठा, आगे बढ़ा और बोर्ड के पास पहुंच गया। उसने चौक उठाया, एक बार सवाल को देखा और फिर तेजी से लिखना शुरू किया। 1 मिनट, बस 1 मिनट में आर्यन ने पूरा सवाल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके सही उत्तर लिख दिया। प्रोफेसर शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्लास में कुछ सेकंड के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। सभी छात्रों ने बोर्ड पर लिखा हुआ सॉल्यूशन देखा। सारे स्टेप्स सही, कैलकुलेशन परफेक्ट, और आखिर में सही उत्तर। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। कुछ बच्चे चौंके हुए थे, कुछ हंसने लगे। वाह, इस लड़के ने सच में सॉल्व कर दिया। प्रोफेसर शर्मा ने तो कहा था कि पीएचडी वाले भी नहीं कर पाए, और इसने 1 मिनट में कर दिया। एक लड़की ने चिढ़ाते हुए कहा, सर, अब तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आपने खुद कहा था ना। पूरी क्लास में हंसी की लहर दौड़ गई। प्रोफेसर विक्रम शर्मा का चेहरा लाल हो गया। शर्म से नहीं, बल्कि गुस्से से। इतने सालों में पहली बार किसी ने उनके सामने ऐसा किया था। उनका घमंड धूल में मिल गया था। प्रोफेसर शर्मा ने गुस्से से कहा, बस आर्यन, तुम अभी क्लास से बाहर निकलो। आर्यन ने शांति से कहा, लेकिन सर, मैंने सवाल तो सॉल्व कर दिया। प्रोफेसर शर्मा चिल्लाए, मैंने कहा ना, बाहर। तुम्हें मेरी क्लास में डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। अभी निकलो। आर्यन ने अपना बैग उठाया और चुपचाप क्लास से बाहर चला गया। पीछे से कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, यार, प्रोफेसर तो बुरी तरह भड़क गए। लड़का सही था, लेकिन सर को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई।
क्लास के बाद नई चुनौती क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर शर्मा गलियारे में खड़े आर्यन के पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और घमंड दोनों था। तो तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, एक सवाल सॉल्व कर लिया तो क्या तुम मैथ के जीनियस हो गए? आर्यन ने शांति से जवाब दिया, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने मुझे मौका दिया, मैंने सॉल्व कर दिया, बस। प्रोफेसर शर्मा का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने घमंड से कहा, ठीक है, तुम्हें लगता है तुम इतने होशियार हो, मैं तुम्हें 10 सवाल देता हूं, सबसे कठिन, सबसे टफ। अगर तुमने ये सब सॉल्व कर दिए तो मैं पक्का अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम इस कॉलेज से निकल जाओगे। डील। आर्यन ने एक पल सोचा। वह जानता था कि प्रोफेसर उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी काबिलियत पर भरोसा करता था। ठीक है सर, मैं तैयार हूं। प्रोफेसर शर्मा ने एक कागज निकाला और उस पर 10 अत्यंत कठिन गणित के सवाल लिखे। कुछ एडवांस कैलकुलस के थे, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के, कुछ नंबर थ्योरी के। ये वो सवाल थे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के थे। उन्होंने कागज आर्यन के हाथ में पकड़ाया। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, 24 घंटे। कल सुबह 9 बजे मुझे सारे सवालों के सॉल्यूशन चाहिए। एक भी गलत हुआ तो तुम हार गए। आर्यन ने कागज लिया, एक बार देखा। सवाल सच में बहुत कठिन थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। ठीक है सर, कल सुबह मिलते हैं। रात भर की मेहनत। आर्यन अपने छोटे से किराए के कमरे में पहुंचा। एक छोटा बिस्तर, एक टूटी मेज और दीवार पर टंगी कुछ पुरानी तस्वीरें जिनमें वह बड़े मैथमेटिशियंस के साथ अवार्ड लेते हुए दिख रहा था। उसने कागज खोला और सारे सवाल ध्यान से पढ़े। उसने अपनी डायरी, किताबें और नोट्स निकाले। फिर शुरू हो गया नॉन स्टॉप 18 घंटे की मेहनत। पहला सवाल 2 घंटे में सॉल्व हुआ, दूसरा सवाल 5 घंटे, तीसरा सवाल थोड़ा मुश्किल, 3 घंटे लगे। रात के 2 बजे आर्यन की आंखें थक रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक कप सस्ती चाय बनाई, फिर वापस बैठ गया। सुबह 6 बजे सारे 10 सवाल सॉल्व हो चुके थे। हर सवाल के स्टेप्स साफ, कैलकुलेशन सही और उत्तर वेरीफाइड। आर्यन ने एक लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराया। अब देखते हैं प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। प्रोफेसर के सामने आर्यन प्रोफेसर शर्मा के केबिन के बाहर खड़ा था। दरवाजा खटखटाया। आ जाओ। आर्यन अंदर गया। प्रोफेसर शर्मा मुस्कुरा रहे थे, एक व्यंग्य भरी मुस्कान। तो तुमने सवाल किए या नहीं? आर्यन ने शांति से अपनी कॉपी उनके सामने रख दी। सर, सारे 10 सवाल। प्रोफेसर शर्मा ने कॉपी उठाई, पहले पन्ने पर नजर डाली। सही, दूसरे पर सही, तीसरे, चौथे, 5वें, हर सवाल बिल्कुल सही। प्रोफेसर शर्मा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने ये सवाल जानबूझकर इतने कठिन चुने थे कि कोई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन्हें हल न कर सके, लेकिन इस लड़के ने एक दिन में सब सॉल्व कर दिए। आर्यन ने कहा, सर अब आप अपना वादा पूरा करेंगे? प्रोफेसर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने घमंड में बहुत बड़ी गलती की थी। आर्यन ने आगे कहा, सर चलिए प्रिंसिपल ऑफिस चलते हैं, उन्हें भी यह बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें सच में अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती थी। आर्यन और प्रोफेसर शर्मा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल पड़े। प्रोफेसर के कदम भारी थे, माथे पर पसीना था। पूरे रास्ते वह सोच रहे थे, मैंने अपने घमंड में इतनी बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा? प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे फाइलें देख रहे थे। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कम इन। आर्यन और प्रोफेसर शर्मा अंदर गए। डॉक्टर वर्मा ने चश्मा उतारा और दोनों को देखा। हाँ विक्रम, क्या बात है? और ये लड़का? आर्यन, तुम सब ठीक है? आर्यन ने शांति से कहा, सर मुझे आपसे कुछ बताना है। फिर आर्यन ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे प्रोफेसर शर्मा ने पहले दिन उसे चैलेंज किया, कैसे उसने 1 मिनट में सवाल सॉल्व किया, फिर कैसे प्रोफेसर ने 10 और सवाल दिए और कहा कि अगर सॉल्व कर दिया तो नौकरी छोड़ देंगे। डॉक्टर वर्मा ने प्रोफेसर शर्मा की तरफ देखा। विक्रम, ये सच है? प्रोफेसर शर्मा ने सिर झुकाया। जी सर, मैंने मेरे घमंड में। डॉक्टर वर्मा ने गहरी सांस ली। विक्रम, तुम इस कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हो, लेकिन ये क्या किया तुमने? एक छात्र के साथ ऐसा बर्ताव, और वो भी पहले दिन? प्रोफेसर शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर वर्मा ने आर्यन की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारा कहना है कि प्रोफेसर शर्मा को नौकरी छोड़नी चाहिए, लेकिन आर्यन ने अचानक कहा, नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि प्रोफेसर साहब नौकरी छोड़ें। दोनों चौंक गए। प्रोफेसर शर्मा ने हैरानी से आर्यन को देखा। आर्यन ने आगे कहा, सर मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि प्रोफेसर साहब की नौकरी जाए। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि अपने ऊपर घमंड करना और दूसरों को नीचा दिखाना गलत है। गरीब होना कोई कमजोरी नहीं है, और अमीर या पढ़ा लिखा होना किसी को दूसरों से बेहतर नहीं बना देता। डॉक्टर वर्मा की आंखों में सम्मान भर आया। बेटा, तुमने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन विक्रम को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। फिर डॉक्टर वर्मा ने प्रोफेसर शर्मा की तरफ देखा। विक्रम,
तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? प्रोफेसर शर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं सर। डॉक्टर वर्मा ने अपनी टेबल से एक फाइल निकाली। ये है आर्यन की फाइल। ये लड़का स्कॉलरशिप पर यहाँ आया है क्योंकि इसने राष्ट्रीय स्तर की गणित प्रतियोगिताओं में कई अवार्ड जीते हैं। इसने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के साथ काम किया है। और सबसे खास बात, डॉक्टर वर्मा ने एक किताब टेबल पर रखी। इस लड़के ने सिर्फ 15 साल की उम्र में गणित की एक किताब लिखी है, मैथमेटिकल पैटर्न्स इन रियल लाइफ। इस किताब को नेशनल अवार्ड मिला है। कई यूनिवर्सिटीज में इसे रेफरेंस के तौर पर पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी रह गईं। वह जिस लड़के को गरीब और नाकाबिल समझ रहे थे, वो दरअसल एक असली जीनियस था। डॉक्टर वर्मा ने फाइल में से कुछ तस्वीरें निकाली। आर्यन का फोटो प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार के साथ, फिर इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अवार्ड सेरेमनी में, फिर एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में। विक्रम, तुमने जिस लड़के को पहले दिन अपमानित किया, वो इस कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया। प्रोफेसर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत आर्यन की तरफ मुड़े, हाथ जोड़े। आर्यन, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि मैं दूसरों की काबिलियत देख ही नहीं पाया। तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बस यही चाहता हूँ कि आगे से आप किसी को उसके कपड़ों या हालात देकर जज न करें। असली ताकत दिमाग में होती है, पैसों में नहीं। प्रोफेसर शर्मा ने डॉक्टर वर्मा से भी हाथ जोड़े। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड के लिए शर्मिंदा हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। डॉक्टर वर्मा ने गंभीरता से कहा। विक्रम, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ क्योंकि आर्यन ने खुद तुम्हारे लिए कहा है। लेकिन याद रखना, शिक्षक का काम छात्रों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाना होता है। प्रोफेसर शर्मा ने सिर झुकाया। जी सर, मैं समझ गया। उस दिन के बाद प्रोफेसर विक्रम शर्मा बदल गए। उन्होंने अपना घमंड छोड़ दिया और छात्रों के साथ सम्मान से पेश आने लगे। और आर्यन, वो कॉलेज का सबसे लोकप्रिय और सम्मानित छात्र बन गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक गरीब लड़के ने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है, पैसों में नहीं। और एक घमंडी प्रोफेसर ने सीखा कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको लगता है कि किसी को उसके कपड़ों या हालात से जज नहीं करना चाहिए, अगर आर्यन की प्रतिभा और विनम्रता ने आपको छुआ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि असली ज्ञान घमंड नहीं बल्कि विनम्रता सिखाता है। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, विनम्र रहिए। जय हिंद, जय ज्ञान। साहब, मैं इस काले सांड को काबू में कर सकता हूँ। तू ये क्या बोल रहा है? होश में भी है? तेरी औकात है सांड पे इसको काबू में करने की? बड़े बड़े पहलवान काबू में नहीं कर पाए, तू करेगा? निकल यहाँ से। साहब, मुझे एक मौका दे के देखिए। ठीक है, अगर कर दिया तो 10 करोड़ दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो तुझे इसी सांड के नीचे फेंक दूंगा। हर साल 10 गांवों के बीच एक बड़ा सांड महोत्सव आयोजित होता था। इस उत्सव में आसपास के सभी किसान अपने सबसे ताकतवर और स्वस्थ सांड लेकर आते थे। जिसका सांड सबसे बड़ा, मजबूत और काबू में होता, वो लाखों रुपए में बिकता था। यह महोत्सव सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि गांव की इज्जत का भी सवाल बनता था। राम सिंह, एक मध्यम वर्गीय किसान, पिछले 5 सालों से अपने एक विशाल सांड शेरा को पाल रहा था। शेरा का आकार किसी भी आम सांड से 2 गुना था। ऊंचाई लगभग 6 फुट, चौड़े सींग, मजबूत शरीर। देखने वालों की आंखें फटी रह जाती। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, शेरा किसी के काबू में नहीं आता था। वह इतना गुस्सैल और अनियंत्रित था कि राम सिंह खुद भी उससे डरता था। राम सिंह ने बहुत कोशिश की थी, मोटी मोटी लोहे की चेन से बांधना, कम खाना देना ताकि ताकत कम हो, और जब भी शेरा बिगड़ता तो उसे डंडे से मारना। लेकिन इससे शेरा और ज्यादा गुस्सैल हो गया था। अब तो वो किसी को अपने पास तक नहीं आने देता था। आखिरकार वो दिन आ गया। गांव के बीच बड़े मैदान में सांड महोत्सव शुरू हुआ।
सैकड़ों लोग जमा थे, किसान, व्यापारी, खरीदार। एक एक करके सांडों को लाया जा रहा था। कुछ शांत थे, कुछ थोड़े तेज, लेकिन सभी अपने मालिकों के काबू में थे। फिर शेरा को लाया गया। उसे देखते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। वो इतना विशाल था कि बाकी सांड उसके सामने छोटे दिखने लगे। लेकिन समस्या यह थी, उसकी गर्दन में मोटी लोहे की चेन। राम सिंह उसे जोर जोर से खींच रहा था और फिर भी शेरा बार बार उछल उछल कर बिगड़ रहा था। एक बड़े व्यापारी ने कहा, वाह, इतना बड़ा सांड तो मैंने पहली बार देखा। इसकी कीमत तो आसानी से 10-12 लाख हो सकती है। ये तो काबू में ही नहीं है। ऐसे सांड को कौन खरीदेगा? खेत में काम तो करेगा नहीं, उल्टा मालिक को ही मार देगा। महोत्सव के आयोजक ने घोषणा की, अगर कोई इस सांड को काबू में कर सके तो इसे खरीदने वाले तैयार हैं, लेकिन पहले इसे संभालना होगा। तभी गांव के कुछ मशहूर पहलवान सामने आए। उन्होंने सोचा, हम तो रोज दंगल लड़ते हैं, एक सांड को क्या संभालेंगे। पहले पहलवान ने शेरा की रस्सी पकड़ी, पूरी ताकत लगाई, लेकिन शेरा ने एक झटका दिया और पहलवान जमीन पर गिर गया। दूसरे ने कोशिश की, वो भी असफल। तीसरे ने दोनों हाथों से खींचा। शेरा ने उसे घसीटते हुए 10 कदम आगे खींच लिया। भीड़ में हंसी और चिंता दोनों फैल गई। ये सांड तो किसी के बस का नहीं है। राम सिंह, तेरा सांड बेकार है, इतना बड़ा होकर भी काम का नहीं। राम सिंह शर्मिंदा हो गया। उसकी 5 साल की मेहनत पानी में जाती दिख रही थी। तभी भीड़ के पीछे से एक पतली सी आवाज ऐसे आई, साहब, मैं इस सांड को काबू में कर सकता हूँ। सब पलट कर देखा। सामने खड़ा था एक 12 से 13 साल का दुबला पतला लड़का। नाम था अर्जुन। यह सुनते ही पहले तो राम सिंह जोर जोर से हंसने लगा। फिर आसपास के लोग भी हंसने लगे। कोई बोला, अरे बड़े बड़े पहलवान हार गए और ये छोटा बच्चा कह रहा है कर सकता हूँ। कोई बोला, लड़के घर जा, यहाँ मजाक करने की जगह नहीं है। लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसने फिर कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सांड को समझता हूँ। राम सिंह को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा था। उसने सोचा, वैसे भी कोई खरीदने वाला नहीं है, चलो इस लड़के को मौका देते हैं। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कम से कम कोशिश तो की। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तूने इसे काबू में कर लिया तो ये जितने में भी बिकेगा उसके आधे पैसे तुझे दूंगा। भीड़ में फिर हंसी फैल गई, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने शेरा को देखा, फिर राम सिंह को देखा और उसे कुछ समझ आ गया। भीड़ हंस रही थी, लेकिन अर्जुन ने धीरे से शेरा के पास जाना शुरू किया। शेरा गुर्राया, पैर पटके, लेकिन अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। उसने बस शेरा को देखा। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और थकान साफ दिख रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर राम सिंह से पूछा, काका, आप इसे कैसे रखते हो? कितना खाना देते हो? कैसे बांधते हो? राम सिंह ने झल्ला कर कहा, मैं इसे मोटी चेन से बांधता हूँ ताकि भाग न सके, खाना कम देता हूँ ताकि ज्यादा तेज ना हो, और जब ये बिगड़ता है तो डंडे से मारता हूँ, नहीं तो ये मुझे ही मार देगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। काका, यही तो गलती है, आप इसे सजा दे रहे हो, प्यार नहीं, इसलिए ये और गुस्सैल हो रहा है। सांड को काबू में नहीं, दिल से जीतना पड़ता है। ये सुनकर भीड़ में कुछ लोग चुप हो गए। राम सिंह को भी थोड़ा अजीब लगा। एक छोटा बच्चा उसे समझा रहा था। अर्जुन ने कहा, मुझे 1 महीना दीजिए, मैं शेरा को ठीक करूंगा, लेकिन इस 1 महीने में आपको मेरी हर बात माननी होगी, बिना सवाल किए। राम सिंह ने सोचा, वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, चलो देखते हैं क्या करता है ये लड़का। उसने हाँ कर दी। अर्जुन ने अगले दिन से ही राम सिंह के खेत पर आना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कहा, काका, इसकी गर्दन से ये भारी लोहे की चेन हटा दीजिए, इसकी जगह मोटी मुलायम रस्सी लगाइए। राम सिंह घबरा गया। क्या रस्सी से ये तोड़कर भाग जाएगा? अर्जुन ने शांति से कहा, नहीं भागेगा, भरोसा कीजिए, ये चेन इसकी गर्दन में घाव बना रही है, इसलिए ये और गुस्सा करता है। राम सिंह ने हिचकिचाते हुए चेन हटाई। शेरा ने पहली बार राहत की सांस ली। फिर अर्जुन ने कहा, अब से इसे रोज सुबह खुले मैदान में छोड़ दीजिए, वो बड़ी गेट वाला खाली मैदान, वहाँ ये दौड़ेगा, घूमेगा, अपनी एनर्जी निकालेगा। बंधे रहने से इसका गुस्सा बढ़ता है। राम सिंह को शक था, पर उसने वही किया। पहली सुबह जब शेरा को मैदान में छोड़ा गया तो वो जोर जोर से दौड़ा, उछला, कूदा, जैसे बरसों की कैद से आजाद हो गया हो। 1 घंटे बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पहली बार शांत। अर्जुन ने यह भी कहा, इसे समय पर भरपूर खाना दीजिए, हरा चारा, भूसा, दाना। भूखा रखने से ये कमजोर और चिड़चिड़ा होता है। राम सिंह ने पहली बार शेरा को पेट भरकर खाना दिया। शेरा ने धीरे धीरे खाया और खाने के बाद उसकी आंखों में थोड़ी शांति दिखी।
दूसरा और तीसरा हफ्ता भरोसे की नींव। अब अर्जुन रोज सुबह शाम शेरा के पास जाने लगा। पहले दिन तो शेरा ने उसे देखकर गुर्राया, लेकिन अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की। वो बस पास बैठ गया, धीरे धीरे बात करने लगा। शेरा, तू गुस्सा मत कर, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे समझता हूँ। पहले तो शेरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तीसरे दिन जब अर्जुन पास बैठा तो शेरा ने एक बार उसकी तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। पांचवें दिन अर्जुन ने हाथ में हरा चारा लेकर शेरा के सामने रखा। शेरा ने पहले शक किया, फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया। अर्जुन मुस्कुराया, बस यही तो चाहिए था, तू भूखा था, प्यार का भूखा था। दूसरे हफ्ते में अर्जुन ने धीरे धीरे शेरा को छूना शुरू किया, पहले उसकी पीठ, फिर माथा। शेरा ने विरोध नहीं किया। तीसरे हफ्ते तक जब अर्जुन आता हुआ तो शेरा खुद उसकी तरफ बढ़ता, जैसे अपने दोस्त से मिलने के लिए बेचैन हो। राम सिंह यह सब देखकर हैरान था। उसने 5 साल में जो नहीं कर पाया, ये बच्चा 3 हफ्तों में कर रहा था। चौथा हफ्ता पूरा नियंत्रण। अब अर्जुन ने शेरा को आदेश देने की प्रैक्टिस शुरू की। वो धीरे से कहता, शेरा बैठ। पहले तो शेरा समझा नहीं, लेकिन अर्जुन ने धैर्य से बार बार कहा, और जब शेरा सही करता तो उसे इनाम के तौर पर गुड़ खिलाता। कुछ दिनों में शेरा समझ गया, बैठ का मतलब बैठना, चल का मतलब चलना, रुक का मतलब रुकना। महीने के आखिरी दिन अर्जुन ने राम सिंह को बुलाया। काका, अब देखिए। अर्जुन ने शेरा की रस्सी पकड़ी, धीरे से कहा, चल शेरा। शेरा चुपचाप उसके साथ चलने लगा। फिर रुक, शेरा रुक गया। फिर बैठ, शेरा बैठ गया। राम सिंह की आंखें फटी रह गईं। वो जिस सांड को 5 साल से संभाल नहीं पाया था, आज एक बच्चे की एक आवाज पर चल रहा था। राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तूने चमत्कार कर दिया। मैं तो इसे जबरदस्ती से काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूने इसे प्यार से जीत लिया। अर्जुन मुस्कुराया। काका, जानवर भी इंसानों की तरह होते हैं, उन्हें भी प्यार, सम्मान और आजादी चाहिए। जब आप उन्हें ये देते हो तो वो खुद आपके हो जाते हैं। अब बस 6 महीने बाद अगले महोत्सव का इंतजार था। 6 महीने बीत गए। इस बीच शेरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो गुस्सैल सांड नहीं, बल्कि एक शांत, मजबूत और काबू में आने वाला सांड बन गया था। राम सिंह ने अर्जुन की हर बात मानी। समय पर खाना, खुले मैदान में घूमने की आजादी, प्यार से बात करना। और अर्जुन रोज सुबह शाम शेरा के पास जाता, उससे बातें करता, उसे नहलाता। अब शेरा अर्जुन को देखते ही दौड़ कर आता, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक से मिलता हो। आखिरकार वो दिन आ गया, दूसरा सांड महोत्सव। इस बार भीड़ पहले से भी ज्यादा थी। लोगों को याद था कि पिछली बार राम सिंह का सांड कितना बड़ा था, लेकिन काबू में नहीं आया था। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। देखते हैं इस बार राम सिंह क्या लेकर आता है। शायद फिर वही पागल सांड होगा। लेकिन जब राम सिंह और अर्जुन ने शेरा को लेकर मैदान में प्रवेश किया तो पूरी भीड़ सन्न रह गई। शेरा पहले से भी ज्यादा विशाल दिख रहा था। उसकी चमकती त्वचा, मजबूत सींग, चौड़े कंधे। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था, वो पूरी तरह शांत था। उसकी गर्दन में अब भारी चेन नहीं, बल्कि एक साधारण मोटी रस्सी थी, जिसे अर्जुन ने आराम से पकड़ा हुआ था। शेरा धीरे धीरे गर्व से चल रहा था, जैसे कोई राजा अपने दरबार में घुस रहा हो। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, अरे ये तो वही सांड है ना जो पिछली बार बिगड़ रहा था। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब देखो इसे कितना शांत है, और ये छोटा लड़का इसे इतनी आसानी से संभाल रहा है। महोत्सव के मुख्य आयोजक ने माइक पर घोषणा की, आज हमारे पास सबसे खास एंट्री है, राम सिंह का शेरा। पिछली बार ये काबू में नहीं आया था, लेकिन आज देखिए खुद। अर्जुन ने धीरे से शेरा को मैदान के बीच में लाया। फिर उसने कहा, शेरा खड़ा हो। शेरा चुपचाप खड़ा हो गया। घूम। शेरा धीरे धीरे एक चक्कर लगाया। बैठ। शेरा बैठ गया। पूरी भीड़ तालियां बजाने लगी। पहलवान जो पिछली बार हार गए थे, वो भी हैरानी से देख रहे थे। एक बड़ा व्यापारी, सेठ रघुवीर सिंह, सामने आया। उसके पास कई खेत थे और वो मजबूत सांडों को खरीदने के लिए मशहूर था। उसने शेरा को देखा, फिर अर्जुन से पूछा, बेटा, ये सच में काबू में है? खेत में काम करेगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, ये अब सिर्फ काबू में नहीं है, ये अब दोस्त बन चुका है। जो प्यार से कहोगे वो करेगा। सेठ रघुवीर ने खुद शेरा के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाई। शेरा ने कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि शांति से खड़ा रहा। सेठ जी ने कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, 12 लाख रुपए दूंगा। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। 12 लाख, इतना बड़ा दाम। लेकिन तभी दूसरे व्यापारी ने कहा, मैं 15 लाख दूंगा।
तीसरे ने बोला, मैं 18 लाख दूंगा। आखिरकार 20 लाख रुपए में शेरा की बिक्री हुई। यह उस पूरे इलाके में अब तक की सबसे बड़ी बोली थी। वादे का निभाया जाना बिक्री के बाद राम सिंह ने तुरंत अर्जुन को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के और शर्मिंदगी के भी। बेटा, मैंने वादा किया था, आधे पैसे तेरे, यहाँ ले 10 लाख रुपए। अर्जुन के परिवार के लिए यह किसी सपने जैसा था। उसके पिता एक साधारण मजदूर थे, माँ घर का काम करती थी। 10 लाख रुपए उनकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। लेकिन अर्जुन ने रुपए लेने से पहले शेरा को गले लगाया। शेरा ने भी अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखा, जैसे अलविदा कह रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, शेरा, अब तू अच्छे हाथों में जा रहा है, खुश रहना और हमेशा याद रखना, तू कमजोर नहीं है, तू सिर्फ समझा नहीं गया था। राम सिंह ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, दोस्तों, मैं 5 साल तक शेरा को जबरदस्ती से काबू में करने की कोशिश करता रहा। मारा, भूखा रखा, बांधा, लेकिन इस छोटे से लड़के ने मुझे सिखाया कि ताकत से नहीं, प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। आज मेरे पास 20 लाख हैं, लेकिन असल सीख तो यही मिली। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, जानवर हों या इंसान, सबको सम्मान, प्यार और आजादी चाहिए। जब आप ये देते हो तो वो खुद आपके हो जाते हैं। जबरदस्ती से तो सिर्फ डर और गुस्सा मिलता है। उस दिन के बाद अर्जुन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे सांडों का दोस्त कहने लगे और राम सिंह ने भी अपनी बाकी जिंदगी में कभी किसी जानवर के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक छोटे बच्चे ने साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, प्यार से दुनिया जीती जाती है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो, अगर आपको लगता है कि जानवरों के साथ भी इंसानों की तरह प्यार से पेश आना चाहिए, अगर अर्जुन की समझदारी और शेरा की कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि जानवरों के साथ भी दया और प्यार से पेश आना चाहिए। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई सीख और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, दयालु रहिए, इंसान बने रहिए। जय हिंद, जय इंसानियत।